नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चंदेल। रास कला मंचन की ओर से मैं श्री जयंत शंकर देशमुख जी का स्वागत करता हूं। वेलकम सर। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपकी जो थिएटर जो जर्नी वो किस तरीके से शुरुआत हुई? 71 में रायपुर में शुरुआत हुई मेरी। अशोक मिश्रा हैं जो श्याम बेनेगल की फिल्में लिखते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं, वो रायपुर के हैं। उनका एक ग्रुप था रचना, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थिएटर की। 71 में शुरुआत हुई। उसके बाद जब रंगमंडल भारत भवन बना 82 में, तो मैं 82 में भारत भवन में था और 92 तक मैं भारत भवन में था। सर, इसमें एक पॉइंट जो मैं देख रहा था कि आप लोगों ने एनएसडी के लिए भी ट्राई किया था। हाँ, मैंने और राजकमल ने किया था, पर वहाँ हमारा हुआ नहीं। और उस समय वहाँ हमारे जो गुरु हैं बीवी कारंत, वो वहाँ के डायरेक्टर थे। तो उनको, मुझे लगा कि उनको ऐसा कुछ था कि मध्य प्रदेश में भी कोई एक रिपीटरी बनने वाली है। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप रायपुर में जाइए वापस, और हम आपको मध्य प्रदेश में लेंगे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नहीं लेंगे। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं। तो फिर आप वहाँ आए, भोपाल में आपने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद आपकी जर्नी कैसे बढ़ी आगे? 13 साल भोपाल में था मैं। प्रोफेशनल रिपीटरी थी, जैसे नेशनल रिपीटरी है। बस ये फ़र्क ये था कि नेशनल रिपीटरी में वो लोग होते हैं जो लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होते हैं। रंगमंडल भारत भवन यूनिक था और यूनिक रह गया वो। इसके बाद कभी बना नहीं, अभी तक किसी प्रदेश ने इस तरह का काम नहीं किया है। वहाँ जितने लोग थे वो सारे एमेच्योर थे और पूरे मध्य प्रदेश के थे। कोई बिलासपुर का, कोई रायपुर का, कोई जबलपुर का, कोई छिंदवाड़ा का, कोई नरसिंहपुर का। और वो सब वहाँ जो लोग थिएटर करते थे अपने शहर में, कस्बे में, उन सारे लोगों को लाकर कारंत जी ने एक नया रूप गढ़ा। और वहाँ फिर वो लोग पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते, करते करते वो प्रोफेशनल एक्टर हो गए, वो प्रोफेशनल रिपीटरी हो गई। मतलब मुझे जहाँ तक याद है कि जब हम दिल्ली शो करने जाते थे या मुंबई शो करने जाते थे, तो एक अचानक ये होता था कि अरे यार, रंगमंडल भारत भवन आ गया, अब मालूम नहीं कौन से प्लेस करेगा। तो उसकी जो परिकल्पना थी कारंत जी की थी, और वो अब उसके बाद अब तक हो नहीं पाया ऐसा, क्योंकि रीजनल लोग आके किसी एक जगह आके एक प्रोफेशनल काम करें, ये हो नहीं पाया। उसके बाद कहीं नहीं हुआ पूरे हिंदुस्तान में। तो आपको इस चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट है? हाँ, नेचुरली। मुझे तो लगता है कि हम भारतीय रंगमंच की बात करते हैं, बार बार रंगमंच के को सुधारने की बात करते हैं, उसको फैलाने की बात करते हैं, पर इस तरह से कोई प्रयास ही नहीं होता कि रीजनल लेवल पे सरकार से इसकी डिमांड नहीं होती या भारत सरकार से इसकी डिमांड नहीं होती। मुझे तो लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के जितने प्रदेश हैं, सब में नाट्य विद्यालय होना चाहिए और नाटक शिक्षा में आना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि नाटक सिर्फ नाटक करना नहीं है, असली बात वो मनुष्य को बेहतर बनाता है, उसकी समझ बेहतर बनाता है, उसको प्रोफेशनल तरीके से खड़ा करता है। मैं आज जो मुंबई में काम करता हूँ, उसके पीछे नाटक का बहुत बड़ा हाथ है। Yes, sir, definitely. उसके बिना मैं इतने बड़े कमर्शियल शहर में काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि मैं वो पढ़ाई लिखाई मेरी नहीं है तकनीकी जो मुंबई मांगता है, जो मैं काम करता हूँ। पर नाटक में होने की वजह से मुझे एक कॉन्फिडेंस आया, मेरी एक समझ बढ़ी, मेरी सब्जेक्ट की समझ बढ़ी, टेक्निक की समझ बढ़ी, ग्राह्य हुआ, मैं सीखने का आदी हुआ और फिर करता गया। वो नाटक सही आता है, मुझे लगता है। डेफिनेटली सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हर शहर के अंदर होना चाहिए एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। लेकिन जब आपने एजुकेशन की बात की कि इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाना चाहिए, तो जो हम देख रहे हैं आज के टाइम पर, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर एक तरीके से इसको एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पर अभी भी उस पर उस तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की सांस्कृतिक समझ होना ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृति यदि नहीं बचेगी तो कुछ नहीं बचेगा, ये मेरा मानना है। और संस्कृति बचेगी डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, पेंटिंग, स्कल्पचर, कविता, उपन्यास, इससे ही बचेगी। इसी में आप कहते हैं ना, मतलब फिल्मों से यदि मैं उदाहरण लूँ तो कहते हैं कि 70 का एरा देखना है तो 70 की कोई फिल्म देख लो,
तो उसमें जो डेकोर है या जो उसमें कॉस्ट्यूम है, जो उसमें मेकअप है, वो 70 के ज़माने का है। तो 70 का ज़माना आपको फिल्मों में दिख जाता है। वैसे थिएटर है, इतने प्लेज लिखे गए हैं, चाहे मोहन राकेश का आधे अधूरे हो, या मैं एक प्ले करता हूँ राशोमन पटिया बुर्ज के नाम से, फिल्म है एक अकीरा कुरोसावा की। सारे प्लेज 2024 के हैं, लिखे कभी गए। मैं नट सम्राट करता हूँ, 50 साल पहले लिखा गया नाटक है, आज का नाटक है। तो नाटक मनुष्य की समझ बढ़ाता है, ये मेरा पर्सनल मानना है। और चूंकि स्मार्टफोन आ गया है, सब कुछ आपको यहाँ मिलता है, और इस छोटे फ़ोन ने आपको भ्रमित कर रखा हुआ है। आप हर चीज़ गूगल से ढूंढना चाहते हैं, जबकि हिंदुस्तान एक ऐसा है कि हर 24 किलोमीटर बाद, हर 40 किलोमीटर बाद भाषा बदलती है, वेश बदलता है, खाना बदलता है। आप गूगल पे कितना ढूंढेंगे? आपने ट्रैवल करना बंद कर दिया, आपने पढ़ना बंद कर दिया, आपने सिनेमा देखना बंद कर दिया, आपने नाटक देखना बंद कर दिया। खास तौर से मैं हिंदी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी का संस्कार है, कन्नड़ में संस्कार है, तेलुगु में संस्कार है, बंगाल में संस्कार है, गुजराती में संस्कार है, इवन अंग्रेजी प्लेज में संस्कार है। मैं तो मुंबई में रहता हूँ, इसलिए अंग्रेजी प्लेज बहुत होते हैं। वहाँ पे दर्शक है इन सब चीज़ों के लिए, हिंदी के लिए क्यों नहीं है? तो इसमें दो तरह की चीज़ें लगती। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ सरकार करती है और सरकार को ही करना चाहिए। इसमें हमारे जो भारतीय रंगमंच में काम कर रहे हैं, थिएटर के लोग हैं, इनकी भी अपनी जिम्मेदारी है। मैं इस बात को बुरा नहीं मानता कि थिएटर में काम करके आदमी उसको स्टेपिंग स्टोन मान के सिनेमा में चले जाए, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ। क्यों, क्या करेगा वो? थिएटर ने ऐसी आजीविका पैदा नहीं की है कि वहाँ रुक जाए। जो घर फूके आप ना करे थिएटर, ऐसा हो गया आज की डेट में। जो सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियाँ भारत की है, उसमें थिएटर हाशिए पे चला गया, बाकी कलाएं सामने आ गई। अब देखिए डांस परफॉर्मेंस होता है, उस्ताद देबू या और बड़े लोगों का, मुंबई में नीता अंबानी का इतना बड़ा कल्चरल सेंटर है, तो वहाँ जो भी परफॉर्मेंस होता है, आप देखिए आशुतोष राणा एक प्ले करते हैं, हमारे राम, 25-25 हज़ार रुपये टिकट है, लोग जाते ना देखने। yes, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, वो एक बहुत कमर्शियल तरीके से कर रहे हैं काम। कम से कम एक चीज़ तो पैदा कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा तो रहे हैं लोगों को, और नाटक की कीमत भी समझ में आ रही है। मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ हम जो हिंदी के दर्शक हैं या हम हिंदी के रंगकर्मी हैं, वो पास सिस्टम वाले हैं। तो पास सिस्टम में जो होता है ना, वो नहीं गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब आप टिकट रखेंगे, आप पैसा लगाएंगे, जब वो पैसा देगा आपको, तो नाटक देखने ज़रूर आएगा। आपकी जिम्मेदारी होगी कि उस व्यक्ति को, जो दर्शक है, आप उसको उस स्टैंडर्ड का प्ले दिखाएं, तो आपकी भी मेहनत होगी। तो ये दोनों तरफ है, वाइस वर्सा है असली बात। तो मेरा मानना यही है कि कैसे हम इस चीज़ से बाहर निकले। मतलब हर चीज़ ठीकरा हम फोड़ देते हैं एनएसडी पे, ठीकरा हम फोड़ देते हैं सरकार पे, पर उसके अलावा जो भारतीय रंगमंच में काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी तो एक जिम्मेदारी है। अभी ये फेस्टिवल हो रहा है ना, हाँ बिल्कुल, ये फेस्टिवल हो रहा है ना, ठीक है, सरकार ने कुछ मदद की होगी, पर सब कुछ इतना बड़ा करना अपने आप में जोखिम है। जोखिम उठाता है आदमी, जो करता है वो जोखिम उठाता है, और जोखिम जब तक नहीं उठाएंगे तो हिंदी रंगमंच तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अभी रेंग रहा है, दौड़ेगा कब। मतलब मैं 13 साल भारत भवन में रहा हूँ, अभी 30 साल से मुंबई में हूँ। मैं सिनेमा करते हुए भी थिएटर करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि वो मेरी गरज है, वो मेरे खून में है, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। पर सिनेमा इसलिए करता हूँ कि थिएटर करने के लिए, जिंदा रहने के लिए मुझे सिनेमा करना है, वो शहर में रहना है, खाना है, गाड़ी है, घोड़ा है, जो भी है, वो खर्चे करने के लिए मुझे सिनेमा करना पड़ता है। पर थिएटर से वहाँ भी कुछ नहीं होता, हिंदी थिएटर से मैं लगातार प्लेस कर रहा हूँ, वो मुंबई में है, पर वो मुश्किल है अभी। तो मुंबई एक बिल्कुल कमर्शियल शहर है। नहीं, पर मैं ये कहता हूँ कि थिएटर को कमर्शियल क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मतलब ये जो प्ले आज हुआ है, इसको 200-300 रुपए 400 रुपए की टिकट लगा के क्यों नहीं दिखाना चाहिए? ये ठीक है कि एक फेस्टिवल में हो रहा है, पर ये 300, 400, 500 रुपए टिकट लेके देखने वाला नाटक है ना। डेफिनेटली।
हम ही नहीं दिखाएंगे, हम ही ये प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है, नेशनल रेपिटरी है या इस तरह के सरकारी संस्थान जब करते हैं ना, वो कहते हैं सरकार ने हमसे कहा कि निःशुल्क करो। क्यों सर, एक उनके बिहाइंड ये भी थॉट रहता है कि उन्हें लोगों तक पहुंचानी है अपनी सारी नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। मेरे को सर एक बात याद आ रही है। मैं 13 साल का मेरा अपना एक्सपीरियंस है। रंगमंडल भारत भवन में अशोक वाजपेयी उसके सेक्रेटरी थे, राज्यपाल चाहे सीएम, ये भी आते थे तो उनके लिए टिकट लेके एक आदमी लाइन पे खड़ा होता था और कारण जी कहते थे 7 बजे के पहले आएंगे तो उनकी एंट्री है और पूरा प्ले देखेंगे तो बैठेंगे, उनको मैं एंट्री दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। नहीं तो पता चला सीएम उठ के चला गया तो 200 आदमी उठ के चले गए, राज्यपाल उठ के चला गया तो वो सब, ये हमारे आंखों देखा है। तो इसलिए हम इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और टिकटेड शो है, हमने 30-30, 40-40 एक ही जगह पे और एक दिन में 3-3 शो किए टिकटेड। ये हमारा एक्सपीरियंस है और आज से 30 साल पहले का। तो क्यों नहीं होता है? तो सर, जब 30 साल पहले इस तरीके के लोग थे, इस तरीके का विजन लेके आगे बढ़ रहे थे, तो फिर बीच में कहाँ गड़बड़ हुई है? सरकार बदल गई। यही तो होता है, मुश्किल यही है हमारे देश में, मुश्किल यही है कि विजन नहीं है। एक सरकार बदल गई तो उनको संस्कृति नाम की चीज ऐसे बगल में रख देते हैं, बाकी सब करते हैं। वो रोड बनाई है, कौन ने मना किया? गांव तक सड़क बनाई, कौन ने मना किया? बिजली दीजिए, सब कीजिए। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृति, ये जिंदा नहीं रहेगी तो ये रोड वोड कुछ काम नहीं आने वाला। आप मतलब राजस्थान का जो फोक फॉर्म है, राजस्थान का जो चीज़ है, या तमाशा है या नाचा है या नौटंकी, आपने उसको सरकारी रूप क्यों कर दिया यार? वो जो सॉलिड था। आप दादा लक्ष्मी फिल्म देखिए, वो फिल्म मैंने की है, मेरा डायरेक्शन है उसमें। देखिए फिल्म कैसे नॉक करती है वो फिल्म, कैसे पकड़ती है लोगों को। और कोई जरूरत नहीं कि हरियाणी में है तो हिंदी आदमी को नहीं समझ में, पूरी दुनिया को समझ में आ रही है। क्यों? कोशिश तो जरूरी है ना, पर वो कोशिश क्या है, वो सही रास्ते पे नहीं है। मतलब कहते हैं कि संस्कृति का बजट जो है वो 2% है। ये कौन सी बात हुई यार? मतलब जो मैं कह रहा हूँ, ड्रामा स्कूल हर प्रदेश में खुलना चाहिए, तो इस पे ध्यान देना चाहिए ना। बड़ी संस्थाएं हैं दिल्ली में, इनके पास करोड़ों रुपए हैं संस्कृति के नाम पे, पर होता क्या है? अयोध्या में आपने इतना बड़ा राम उत्सव किया है, वो टिकना चाहिए ना दोस्त। रामलीला आज भी टिकी हुई है। आपने मुझे पैसे दिए रामलीला करने के लिए, मैंने रामलीला किया, खत्म हो गया। पर जो रामलीला करते हैं वो आज 100 साल से करते आ रहे हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके ये। सुरभि एक नाटक संस्था है हैदराबाद में, तेलुगु में नाटक करती है, वो 100 साल से पूरा परिवार कर रहा है। पूरा परिवार वही काम करता है, इस शहर से उस शहर, उस शहर से, वो बचा के रखे हुए हैं। इतने उदाहरण हैं असली बात देश में। पर जो मॉडर्न कहने वाले लोग हैं अपने आप को कि हम बहुत मॉडर्न हैं, बेसिकली वो फुल पेंट और शर्ट से मॉडर्न है, दिमाग से और संस्कृति से मॉडर्न नहीं है। मुश्किल ये है। इसलिए मॉडर्न थिएटर जो हिंदी का है, इसमें जो लोग भी आए, मतलब देखिए मराठी में कितनी बढ़िया परंपरा है कि सतीश आलेकर हो, चाहे विजय तेंदुलकर हो, चाहे महेश एलकुंचवार हो, ये सारे के सारे नाट्य स्पर्धा से आए हुए राइटर हैं। हिंदी में किधर है? हम कहते हैं हिंदी में राइटर नहीं है। कोई परंपरा ही नहीं है कि कॉलेज में कंपटीशन हो। कॉलेज में यूथ फेस्टिवल के नाम पे जो कुछ होता है वो भोथरा है न। कभी उसमें किसी सिंसियर आदमी को बुला के काम करते हैं। डांस वाले करते हैं, डांस कभी आपने देखा नहीं होगा कुचिपुड़ी गलत होगा, कुडियाट्टम गलत होगा या ओडिसी गलत होगा, उसमें प्रॉपर ओडिसी की डांसर आएगी, वो सिखाएगी। थिएटर में क्यों ऐसा होता है? हाँ तू कर ले, तू डायरेक्ट कर ले, तू रोल कर ले, तू टेक्निकल काम कर ले। क्यों? इस देश में हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं इस देश में जो थिएटर जानते हैं, करते हैं। पर हमने क्या किया कि हमारी अपनी सेंसिबिलिटी की वजह से, और हर बार हम रोना रोते हैं, अरे पैसा नहीं है, अरे पैसे। आपने उसका अर्थशास्त्र समझा कभी? ये एक नाटक करना है तो उसका अर्थशास्त्र क्या है? इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्री में आप दिखाएंगे तो अर्थशास्त्र कभी बनेगा ही नहीं।
जैसे मैं कहता हूँ कि आपको आपके नाटक के लिए कॉस्ट्यूम चाहिए, तो आप कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहते हैं ना कि जयंत आप एक कमीज ले आइए, तो आप उसको बोलिए पीले रंग की कमीज ले आइए। आप उसको क्यों बोलते कि कमीज ले आइए? आप बोलो पीले रंग की कमीज चाहिए अपने को इस नाटक में, तू पीले रंग की ले आ। ये समझ की बात है बेसिकली। सेट लगाना पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप दिमाग से सोचिए कि वो कैसे बन सकता है। इसलिए जितने ड्रामा स्कूल भी हैं वो भी मतलब भरपाई है, समझ लो आप। अरे पढ़ा दो यार 2 साल। अरे नाट्य शास्त्र का भरत मुनि बोलेंगे तो 2 साल निकल जाएंगे। और फिर हमारी और गड़बड़ी क्या है कि जो गूगल पे उपलब्ध है वो क्यों पढ़ाते हो यार? आप बोलो उसको पढ़ लो गूगल पे, समझ लो इससे। प्रैक्टिशनर जो होते हैं, जो प्रैक्टिस में आए ड्रामा, इसलिए ड्रामा विभाग जितने हैं हिंदुस्तान में, यूनिवर्सिटी में, वो सिर्फ ड्रामा पढ़ाते हैं। ड्रामा पढ़ने की चीज़ नहीं है, करने की चीज़ है। और सत्यदेव दुबे, जबकि सत्यदेव दुबे के नाम पे मुझे सम्मान मिला है, उन्होंने कहा कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को फाड़ के फेंक देना चाहिए। दूसरी तरफ बीवी कारंत करते हैं स्कंदगुप्त, जो सक्सेसफुल नाटक पूरे देश में पहली बार ये हुआ कि जयशंकर प्रसाद अपनी सारी भावना, सारी ऊर्जा के साथ पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ वो नाटक स्कंदगुप्त। तो ये है ना वो प्रैक्टिशनर ही। जब आप कॉलेज में सिर्फ ड्रामा पढ़ाएंगे उससे कुछ नहीं होता, ड्रामा कराना पड़ेगा, ड्रामा कराना पड़ेगा। कारंत जी सदा कहते थे कि आप ड्रामा या रंगमंच लोगों में इंजेक्ट कर दो। वो नहीं करेगा कोई बात, वो पढ़ेगा, वो देखने जरूर आएगा। मैं बंबई जैसे कमर्शियल शहर में रहता हूँ, कमर्शियल काम करता हूँ, बिल्कुल थारो कमर्शियल काम करता हूँ, पर वो जो इंजेक्शन और मेरे ब्लड में ड्रामा है ना, वो मुझसे ड्रामा करवाता है, मुझसे ड्रामा देखने को बोलता है कि जाओ देखो। तो हमारे लिए वो संस्कार कहाँ से आए? वो ट्रेनिंग नहीं है असली बात। और थिएटर जब तक आप करेंगे नहीं, तो नाटक लाइब्रेरी की चीज़ नहीं है। जब तक नाटक खेला नहीं जाएगा वो परिपूर्ण नहीं होता है, मेरा ये मानना है। वो लिखा हुआ शब्द है, जब तक वो स्टेज पे नहीं आएगा, जब तक उसके साथ बिहेव नहीं करेगा एक्टर, तब तक वो नाटक कंप्लीट होता ही नहीं। ये मेरा मानना है, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपने जगह बिल्कुल सही है सर। मेरा दूसरा सवाल ये था सर, आप मुंबई रहते हैं, बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं, आप कभी अपने शहर में जाके वापस थिएटर करते हैं? मैंने किया, मैं रायपुर में जाके किया है मैंने, जहाँ मेरी जन्मस्थली है। पूरा फेस्टिवल है मेरे नाम से, रंग जैन, जिसमें सखाराम बाइंडर, नट सम्राट, आधे अधूरे, और चौथा प्ले क्या है, 4 प्ले किए हमने, मृत्युंजय। फिर मेरी कर्म भूमि है भोपाल, मैंने वहाँ जाके किया सूर्य की अंतिम किरण से लेकर पहली किरण तक, नट सम्राट, मृत्युंजय, ये दूसरी भाषा में हुआ। मराठी में प्ले किए मैंने वहाँ पे। मैंने रंगमंडल में रहती हूँ, जबकि मेरी नौकरी थी वहाँ, मैं बाहर कुछ नहीं कर सकता था, बंधन था, पर मैं सारे बंधन तोड़ के मैंने सब बाहर काम किया। रंगमंडल का काम तो करता ही था क्योंकि मुझे वो करना ही है, नौकरी है मेरी, पर उसके साथ साथ रहते हुए मैंने काम किया। और अभी मैं मुंबई से भी जाके करता हूँ। अभी मैं भोपाल से मैं यहाँ आया हूँ। मैं जो ड्रामा स्कूल है उनके साथ एक ब्रेख्त का प्ले कर रहा हूँ, 3 पेनी ओपेरा। तो इतना 1 महीना 1.5 महीना रह के, तो 1.5 महीना मैं ठीक है, मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, पर मैं काय के लिए जा रहा हूँ? मेरा बहुत क्लियर है कि मैं प्ले करने जा रहा हूँ, और प्ले करना मेरी ज़रूरत है। मतलब वो सांस की तरह है मेरे लिए। मैं जा रहा हूँ, मैं अपना पूरा कमर्शियल काम 1 महीने का पूरा बंद कर दिया मैंने कहा मैं प्ले करूँगा, उसके बाद आऊँगा। टीवी करना है, सिनेमा करना है, जो भी करना है। और 9 तारीख तक मॉरिशस नहीं, बैंकॉक में शूटिंग थी, नहीं 8 तक, 9 को आया, मैंने एक प्ले किया जिसका नाम है पगला घोड़ा, बुंदेली में, बॉम्बे में शो किया। 10 तारीख को किया मठिया बुर्ज, 11 तारीख को भोपाल आया, 12 को यहाँ आ गया, 13 को यहाँ आ गया। तो मेरे लिए थिएटर प्रायोरिटी है, और मैं थिएटर को ऐसे समझता हूँ। मैं थिएटर को मतलब अरे नाटक कर दिया, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं समझता। मेरे नाटक, अरे ठीक है यार देख लेंगे, वो मेरे ज़हन में न है न रहेगा मरते तक। और वो भी ज्ञान इसलिए कि मैं कारंत जी के साथ था, कारंत जी के साथ, और 12 साल 13 साल पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ काम किया हमने। तो थिएटर हमारे जहन में आ गया, हमारे खून में आ गया। तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग भी करते हैं थिएटर, तो अपने सारे लोगों को
कभी मत बोलिए कि सिनेमा में मत जाइए, बोलिए जाइए सिनेमा में, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना बोलिए कि सिनेमा में जब जाएं आप, तो जब आप यहाँ का नाम लेंगे अपने ग्रुप का, तो वहाँ खड़े होकर जब ऑडिशन देंगे तो ऑडिशन तुम्हारा करेक्ट होना चाहिए। तैयारी तुम यहाँ कर लो, वहाँ जाके मुंबई में तैयारी करोगे फालतूपना है, टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है। तो आप यहाँ ग्रुप में काम करते हो, यहाँ तैयारी कर ले तू, एक्टिंग की, वॉइस कल्चर की, जो भी करना कर ले, तैयार होके जा। वहाँ जा तो खड़ा रहे तो लगे अरे यार ये थिएटर सिखाता भी है, करता भी है। हम नहीं भरते, हम बता जा जा जा, हो जाएगा भाई तेरा, होता नहीं। सर अगर जैसे इसको कोई उज्जैन से बच्चा देख रहा हो 16-17 साल का, और उसको वहाँ थिएटर करना हो, आप लोगों के साथ वर्कशॉप करनी हो, तो क्या प्रोसेस है उसका? कुछ नहीं यार, जितने थिएटर वहाँ कर रहे हैं ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं। आप फ़ोन पे बात कर लो, चले जाओ करो, कोई नहीं मनाने गया, कोई मनता नहीं, कोई है नहीं। क्योंकि बॉम्बे में अभी मराठी को छोड़ दें तो हिंदी में यदि बात करें तो प्रीता माथुर है जो दिनेश ठाकुर की पत्नी है, अंक नाम का ग्रुप चलाती हैं। एक है ओम कटारे जो हिंदी में थिएटर करते हैं, सुनील शानबाग हैं, और 2-4-5 नाम हैं जो जिस तरह का हम प्ले करते हैं, महेश अलकुंचवार का, सतीश आलेकर का, विजय तेंदुलकर का, उस तरह का काम करते हैं। बाकी बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ बॉडी लैंग्वेज, वॉइस कल्चर, प्ले भी होते हैं छोटे छोटे, वो सब होता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब आप सुभाष घई के स्टूडियो में जाएंगे 15 लाख रुपए देना पड़ेगा आपको 3 साल का। अनुपम खेर के यहाँ जाएंगे तो वहाँ और कुछ आपको पैसा देना पड़ेगा। पर वहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट है ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपको सिनेमा में और टीवी में काम मिलेगा। थिएटर ये गारंटी दे सकता है कि आप तैयार हो जाओ तो पास हो जाओगे। काम मिले ना मिला बेहतर इंसान, काम मिलेगा, पर आपको तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी दोस्त। बिल्कुल सही। आप मतलब इंजीनियरिंग पढ़ता है ना वो, तभी तो पुल बनाता है वो। डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ता है ना, एक्टर क्यों नहीं करता? एक्टर ग्रांटेड ले लेता, अब कर लेंगे हम, कुछ लक, कुछ किसी का लग्गा, वो कितने दिन चलेगा? मैं आपको किसी भी बड़े डायरेक्टर के सामने 5 मिनट में बिठा दूंगा, मैं निकल जाऊंगा। तो 6वें मिनट से तो काम आपका है ना। यदि आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो मैं तो गाली खाऊंगा कि किसको लेके आया, और आपको भी निकाल दिया जाएगा कि अबे तेरे को आता नहीं, जा। तो ये जो प्रॉब्लम है, इतने सारे लोग पूरे देश से, मुझे लगता है कि रोज ट्रेन रुकती होगी ही मुंबई में, तो हजारों लोग इसी सपने को लेके उतरते हैं। पर मैं कहता हूँ तैयारी क्या है तुम्हारी, तैयारी क्या है? इसलिए आपको, कई लोगों को नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, पर बोलना भी एक बार मुझे लगता है ठीक भी है कि आप वापस चले आते हैं। अरे यार कुछ नहीं हुआ, 3 साल से एक छोटा सा रोल मिला था। तो 3 साल रहे आप, और 3 साल में आपने खुद तैयारी कुछ भी नहीं की, तो वही होने वाला है आपका। वो एक ऐसा सोचते हैं कि अचानक कुछ मिलेगा, हुक होगा और ब्रेक मिल जाएगा, संभव नहीं। मैं 30 साल से इंडस्ट्री जानता हूँ, और मैं जो काम करता हूँ, मतलब मेरे, यदि आप गूगल सर्च करें मेरे नाम पे, IMDb पे, तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, तो मैं सब लोगों को साथ रहता हूँ, तो मुझे मालूम है कि कितना संघर्ष है, कितना। अभी तो कम से कम टीवी है तो आपको कुछ ना कुछ काम मिल रहा है। पहले तो सिनेमा था, जब मैं गया तो सिर्फ फिल्में थी, टीवी नहीं था, DD था सिर्फ। अब तो इतने चैनल है, इतना OTT है, तो आपको काम क्यों नहीं मिलता? तो हम अपने में ढूंढते नहीं कि हमारी क्या गलती। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि थिएटर एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने आप को सॉलिड बना सकते हैं, दोनों पाँव पे खड़े हो सकते हैं। ये मेरा मानना है, और मैं इसका गवाह हूँ खुद। मैं भले एक्टर नहीं हूँ, पर मैं टेक्नीशियन हूँ, पर कमर्शियल काम है वो टेक्नीशियन। यदि मैं अच्छा नहीं करूँगा, यदि मैं सेट अच्छा डिज़ाइन नहीं करूँगा, तो मैं निकाल देंगे पिक्चर से। क्यों? करोड़ों लाखों रुपए खर्च होते हैं, हमको भी उतने दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए उस पर भी खर्च किए जाते हैं। तो आपको प्रोफेशनल तो होना ही पड़ेगा। तो प्रोफेशनलिज्म आएगा कहाँ से? वो ट्रेनिंग से आएगा, वो सीखने से आएगा। वो जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, उसमें आप अपने आप को निखारने लगिए। देखिए हिंदी के थिएटर वालों का प्रॉब्लम क्या है, अरे वो नाटक अच्छा, वो जयंत तो अच्छा नाटक नहीं करता है, देख ले यार एक बार जाके।
अच्छा करता खराब करता पता तो चलेगा तेरे को ना। मराठी में ऐसा नहीं है, बंगला में ऐसा नहीं है, गुजराती में ऐसा नहीं है, तमिल तेलुगु में ऐसा नहीं, अंग्रेजी प्ले में ऐसा नहीं है। मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे के बाहर तो है ही, सब देखते ही हैं उन लोग, पर मूलतः मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ कि मुंबई में ये जो प्रॉब्लम है। हिंदी थिएटर के बारे में बोल रहे हैं कि वो इस तरीके से करते हैं, तो उनमें कहाँ क्या उनके प्रशिक्षण में कुछ कमी रही है, या हिंदी थिएटर का प्रशिक्षण ही नहीं है ना। एक आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की एक चीज़ है पूरे हिंदुस्तान में, उसी पे ठीकड़ा फोड़ते हैं सब। वो क्या कर लेगा, 25 आदमी 3 साल, मतलब एक इंस्टीट्यूट 25 आदमी 3 साल, क्या होगा? देश कितना बड़ा है, देश कितना बड़ा, कितने सारे राज्य हैं। आप कन्नड़ के आदमी को ले जाके दिल्ली में उसको हिंदी पढ़ा रहे हो। हिमाचल का एक आदमी आ रहा है बेचारा, उसको हिंदी पढ़ा, क्यों हिंदी पढ़ा रहे हो यार? हिमाचल में बना दो ना, एक हरियाणा में बना दो ना ड्रामा स्कूल। यहाँ जो हरियाणवी बोल रहा है वो यहाँ की भाषा में काम करके ज़्यादा अच्छा है ना। वो भाग के बम्बई नहीं जाएगा, वो क्यों जाएगा? वो जब यहीं बढ़िया काम मिल रहा है, वहीं इंस्टीट्यूट हो गया, यहीं रेपेटरी बन गई, यहीं प्लेज होने लग गए, पैसा भी मिलने लगेगा और भागेगा भी नहीं वो। मध्य प्रदेश में अभी खुल गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मैं प्रयास कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में खुल जाए तो वहाँ का आदमी वहीं रहेगा ना। अब छत्तीसगढ़ी आदमी को वहाँ ले जाके स्कूल ऑफ ड्रामा में, आधे समय तो बेचारा परेशान है हिंदी और छत्तीसगढ़ी में, स को श बोल, श को स बोल, इसी में लगा हुआ। 1 साल बेचारे का उसी में लग गया। फिर 2 साल में थोड़ा बहुत सीखने जाता है, सिनेमा जाता है, वो कहता है भाड़ में जाए ड्रामा, वो सीधा बम्बई की टिकट कटाता है और खुद तैयार नहीं है, पर वो ठप्पा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो आप ठप्पा क्यों बन रहे हो यार, रबर स्टैम्प क्यों बन रहे हो? मैं इंस्टीट्यूट को भी कह रहा हूँ, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं ड्रामा स्कूल में पिछले 6 साल मैंने उनका जो भारंगम होता है उसका पूरा एम्बियंस डिज़ाइन करते हैं, 6 साल से मैं कर रहा हूँ। आपको उसके लिए अवार्ड भी दिया गया है। हाँ, तो वो कर रहा हूँ। तो पर मैं इसलिए शिद्दत से बोल रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि वहाँ से आया हुआ आदमी मैं कैसे मान लूँ कि मतलब परिपक्व है, क्योंकि दिखता नहीं वो। और थिएटर एकमात्र ऐसा नंगा मीडिया है, आप स्टेज पे खड़े होंगे, कैमरे के सामने खड़े होंगे, अब तुरंत 2 मिनट में नंगे हो जाएंगे यदि आपको नहीं आता तो। ये सिनेमा और थिएटर दोनों का है। सर मैंने 200 नाटक किए, चल भाई ये रोल है, पढ़ा, खड़े हो, 5 मिनट में समझ में आएगा उसको आता है कि नहीं आता है। सिनेमा कैमरे के सामने खड़े हो भाई, ये बोल, 1 पेज की 5 मिनट पहले 1 पेज देगा, 10 मिनट बाद बोलना है, बोल, तूने किया है तो बोल लेगा, नहीं किया है तो तुम पपम वैसी हो जाएगी कैमरे के सामने। भाई जब आप बड़ी फिल्म करते हैं तो आपका भी अनुभव होगा कि समझो ये एक्टर है, इसको बोलना है ये कैमरा है, इधर लाइट मैन, सेटिंग वाला, खाटपूट, इधर असिस्टेंट डायरेक्टर डायलॉग पढ़ रहा है, उधर डायरेक्टर बैठ के कुछ कर रहा है, वो साउंड वाला आके साउंड लगा रहा है। इतने लफड़े के बाद उसको अपने कैरेक्टर और अपना डायलॉग बोलना है, तो इसको तैयारी कितनी चाहिए। यहाँ चिल्ला रहे बेबी को लिटा, सोलर ला, अबे उधर से मार ऐसे, ये ठोकना यार, क्या कलर नहीं मारा अभी तक के, अरे बुलाओ जयंत को, ये हो रहा, अरे वो माइक लगाया कि नहीं, नहीं सर वो सिंग साउंड है, आप सिंग, ए साइलेंट साइलेंट, इतना लफड़ा हो रहा है। उसके बीच में ये एक्टर को अपना डायलॉग डिलीवरी करना है और कहना आई लव यू, और वो कैमरे को बोलना है। तो तैयारी किसकी चाहिए? इसकी। हमारी मुश्किल यही है, ये तैयार नहीं है, इसकी तैयारी है नहीं, और हम इसको सपोर्ट करना, हम तो बिल्कुल सपोर्ट करने को तैयार है, पर तैयारी तो करो। क्योंकि जैसे सिनेमा में जाएंगे ना तो थिएटर तब भी बड़ा लिबरल है, लूज है। आप अपने तरीके से डायलॉग बदल लिए, चलते शो में भूल गए, कुछ हो गया तो अपन कट नहीं हो सकता, चले गए, बोल के निकल गए। सिनेमा में तो कट करें, कट, ठीक नहीं बोला सर आपने डायलॉग, सर आपका एक्सप्रेशन ठीक है, हाथ बंद ले आई, लेंस ये है 35 है या 135, सॉरी 135 है सर, 50 का लेंस है, कोई बात नहीं, करिए जो करना है। बहुत सारे एक्टरों का नाम नहीं लूंगा, वो बोलते ही नहीं है, मुंह खोलते ही नहीं,
वो डबिंग में करते हैं, पर उनको इतना एहसास है और इतना ज्ञान है उनका कि वो डबिंग में करते हैं। तो मेरा सिर्फ मानना ये है और मेरी समझ ये है, चूंकि सिनेमा एक समय के बाद मैं करने लग गया, तो हमारी तैयारी कितनी है ये मैं सारे रंगकर्मियों से, सारे थिएटर करने वालों से, प्रैक्टिशनर लोगों से, डायरेक्टर से, जो भी उस थिएटर में काम करते हैं, कि जो भी आपके साथ काम करते हैं ना, उसको पूरा तैयार करो, उसको हर चीज़ समझाओ, प्ले समझाओ, बैक स्टेज समझाओ, सब कुछ समझाओ। तो जब वो यहाँ से यहाँ जाए तो आपका नाम भी कैरी करे और रहे किसको आता है, वो मिसिंग है कम से कम हिंदी थिएटर से। सर, एटलीस्ट थिएटर के संस्थान हैं कुछ जहाँ पे इसका प्रशिक्षण लिया जा सकता है, लेकिन आप सिनेमा की जब बात कर रहे हैं तो सिनेमा इंस्टीट्यूट तो सिर्फ एक ही है। क्या जरूरत है एफटीआई जाने की? मैं रंगमंडल भारत भवन से निकला हूँ, उसके बाद मैं मुंबई गया। मेरी पहली फिल्म है बैंडिट क्वीन, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट फिल्म, फर्स्ट कमर्शियल फिल्म है मेरी आंखें, जिसमें अमिताभ बच्चन होता है और अंधे लोग रॉबरी करते हैं। उसके बीच में फिल्म आप IMDb करेंगे तो बहुत सारी फिल्में आपको मिल जाएगी। मैं अभी बोलने जाऊंगा तो 100 फिल्में मेरे को बोलनी पड़ेगी। लास्ट फिल्में बताता हूँ अभी जो रिलीज हुई, कागज 2, कागज 1, अभी आएगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फरार, तो अभी शूटिंग हो रही थी। इसके पहले आई मतलब दीवार, तेरे नाम, मकबूल, मतलब बहुत है, मतलब नाम मुझे याद नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो कुछ नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं आता था, नेचुरली और सीरियसली मुझे कुछ नहीं आता था। मैं थिएटर का सेट लगाता था, थिएटर में जो रंगमंडल में लगते थे। पर आप में अर्ज हो, आप में सीखने की और करने की अर्ज हो, जैसे कहते हैं कि पानी में छोड़ दो साले को तो या तो जाएगा अंदर, तैरेगा नहीं तो अंदर जाएगा, तो तैरना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, या तो उसको ऐसे डाल दो, चल बेटा कर। और मैं ऐसे ही डला उधर कि मेरे को मेरे प्रोड्यूसर ने, आपने पहला फिल्म दिखाई बवंडर, ठीक है, उसने मुझसे कहा कि जयंत ऐसी फिल्म कर रहा है, तू करेगा? मैंने कहा मुझे देंगे तो मैं करूँगा। बोले यार तूने तो कोई फिल्म नहीं की। मैंने कहा नहीं की है तो इससे क्या, कौन सी बढ़िया, आप करो, मेरे को दो तो एक बार, फ्लॉप हो गए मैं फ्लॉप होऊंगा ना, आप मेरे को भगा देना, निकाल देना। जब मैं करने चला गया, ड्यून्स में किया वो फिल्म, कर लिया, क्योंकि मैं थिएटर का नॉलेज था मुझे, नहीं ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैं सारे वो काम करता रहा। फिर बड़ी पिक्चर मेरे को मिली आँखें, वो डायरेक्टर की भी पहली पिक्चर थी, बड़े स्टार थे, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, परेश रावल, सब। मेरी कमर्शियल बड़ी फिल्म थी, वो भी बोला कि यार मेरी पहली पिक्चर है, जयंत का तो नहीं बना पाया तो कुछ होने वाले नहीं जयंत का, पर डायरेक्टर विपुल शाह का तो हो जाएगा कुछ। अरे पहली पिक्चर ही फ्लॉप हो जाएगी तो उसका धब्बा लग जाएगा। और उसमें टेक्नीशियन थे अशोक मेहता, उन्होंने कहा कि इनको करने दो, हम एक सेट इनसे लगवाते हैं, यदि ठीक नहीं लगाएंगे तो इनको निकाल देंगे। तो अब मेरी जिम्मेदारी क्या हुई कि मेरे को सब काम ठीक करना है। हो गया काम। और वो लगन कहाँ से आई? वो थिएटर से आई। वो समझ कहाँ से आई? वो थिएटर से आई। क्योंकि सिनेमा आप जानते हैं, सिनेमा कभी रियल नहीं है, वो रियलिटी का इल्यूजन है, भ्रम है रियलिटी का, रियल नहीं है सिनेमा। वैसे थिएटर भी रियल नहीं है, वो भी इल्यूजन है, और वो एस्थेटिकली किया हुआ सिंबॉलिक काम है। क्यों कि आप जब उज्जैन बोलते हैं तो आपको पूरा उज्जैन दिखाने की जरूरत नहीं होती है, आप बोल के भी कर सकते हैं कि मैं उज्जैन में आ गया, जैसे संस्कृत नाटकों में होता है। पर सिनेमा में उज्जैन दिखाने के लिए आपको महाकाल दिखाना पड़ता है, उसकी आइडेंटिटी का। बाद में कट करते हैं और फिर बम्बई में हम सेट लगाते हैं उज्जैन के घर का, फिर पूरे टाइम शूटिंग वहीं होती। तेरे नाम यदि फिल्म आपने देखी है, असाइलम है उसमें, गोलकुंडा फोर्ट में, सब कुछ मैंने बॉम्बे में सेट लगाया टोटल फिल्म का, क्योंकि बड़ा स्टार था वो, उस तरह की फिल्म थी। एक सेट लगाया मैंने नागार्जुन के स्टूडियो में हैदराबाद में। तो इसलिए इल्यूजन है। हमारा काम यह है कि वो इल्यूजन इतना करेक्ट हो कि आपको करेक्ट दिखे। प्रोडक्शन डिजाइनर का काम ये होता है कि वो लगे हैदराबाद, वो लगे मध्य प्रदेश, वो लगे रायपुर, वो लगे बैंक, ऐसा है। और ये आया, मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? थिएटर से। मैं इसलिए कहता हूँ कि थिएटर मनुष्य भी अच्छा बनाता है, उसमें इतना बड़ा कॉन्फिडेंस भर देता है
कि मतलब वो जब जो करता है ना उसको मालूम है। इसलिए इतने साल 30 साल में मेरे को किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तूने कहाँ से डिग्री ली, और मेरे को ड्राइंग बनाना नहीं आता है। मेरा ड्राइंग कभी आप दिखाएं, देखेंगे कहीं मिल जाए आपको, तो मैं ऐसे ही बच्चों जैसा ड्राइंग बनाता हूँ। पर वो डायरेक्टर को समझता है, वो जिनको एग्जीक्यूट करना उनको समझता है। तो आपका वो सिर्फ एक्सपीरियंस है ना। इसका उदाहरण मैं ऐसे से देता हूँ कि पिकासो को एक औरत मिली और उसने एक कागज़ दिया पिकासो को, बड़ा पेंटर है वर्ल्ड का, गोर्निका जिसने बनाई है। उसने नक्शा बनाया कि वो तुम यहाँ से जाना, यहाँ से जाना, यहाँ जाना, और यहाँ पे वो थिएटर आ जाएगा। वो समझ गई। फिर उसने बोला कि सर इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, मतलब पिकासो लिख दीजिए। तो उसने ये कहा कि लिख दूंगा, साइन कर दूंगा, मैं जानता हूँ कि इस कागज़ को आप बेचेंगी बाद में, पर मेरे को 80 साल लगे पिकासो लिखने के लिए। ये लाइन जो लिखना है ना पिकासो, जिस पे इतनी कीमत मिलती है, उसको 80 साल लगे जो ये कागज़ बिकेगा। वही मैं कहता हूँ कि आपको यदि आप करते रहेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और ख़ास तौर से थिएटर का मैं नहीं बोल सकता, पर सिनेमा का मैं बोल सकता हूँ कि सिनेमा यदि आप अच्छा करेंगे तो आपको दोबारा काम मिलेगा, ये कन्फर्म्ड है। क्योंकि सिनेमा ऐसा है कि जो औरतें बैठ के कुचुर कुचुर करती है ना, चुगली, सिनेमा ऐसा है। आपने गड़बड़ किया ना तो आपकी चुगली हो जाएगी कहीं ना कहीं। अरे कहाँ से आया यार, उसको क्यों लिया, ये आपको पता नहीं चलेगा। वो पर आपके बारे में चुगली जो है फैल जाएगी पूरी इंडस्ट्री में। ना 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 वो आया है, वो ठीक नहीं है बॉस, तेरा टाइम वेस्ट करेगा, ये है। तो सिनेमा एक टेक्निकल काम भी है ना। सिनेमा मतलब 60% टेक्निकल काम है, 40% को दिखाने के लिए, 40% कथा है, 60% टेक्निकल काम है, शूटिंग, एडिटिंग, DI, दुनिया भर का सब है। तो 60% करना पड़ता है, जब 40% आपको स्क्रीन पे दिखता है, वो कंटेंट दिखता है। पर थिएटर में ऐसा नहीं है। थिएटर में 100% दिखता है, एक्टर पूरी तरह से दिखता है। जैसे मैं एक और उदाहरण, मैं बहुत बोल रहा हूँ एक तो नहीं सर, कारण जी कहते थे कि सिनेमा में एक्टर जो है वो 3 गुना 4 गुना दिखता है स्क्रीन पे, टीवी पे 4 गुना छोटा दिखता है अपनी हाइट से। एकमात्र मीडिया जिसका नाम है थिएटर, उसमें उसी साइज में दिखता है, उसी संभावना में दिखता है और लाइव दिखता है। बाकी जगह मैं अमिताभ बच्चन के पीछे खड़ा हूँ तो डायरेक्टर नहीं चाहेगा तो मैं कभी जिंदगी में नहीं दिखूंगा, अमिताभ बच्चन ही दिखेगा, ये फर्क है। पर थिएटर में ऐसा नहीं है। थिएटर में ऑडियंस भी अपना क्लोजअप लगाती है, ऑडियंस भी अपना वाइड शॉट लगाती है, ऑडियंस भी अपना 2 शॉट लगाती है, और डायरेक्टर भी यही करता है कि यदि उसको किसी क्लोजअप लगाना किसी का, तो भीड़ में से निकाल के उसको सामने लेके आते हैं। जैसे इस नाटक में था, वो बच्ची सामने बैठती, तो हमारा फोकस क्या है, वो लड़की पे है, बाकी सब बैकग्राउंड में आउट फोकस हैं, पर वो उस पर फोकस, डायरेक्टर ने उसको फोकस किया। फिर इधर से 2 आए, इधर से 2 आए, वाइड शॉट है, फिर एकदम एक्सट्रीम वाइड है तो सब दिखते हैं, सब गा रहे हैं। तो थिएटर में भी यही होता है। यदि इसको थिएटर को ऐसा समझा जाए डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, तो थिएटर में भी सिनेमा का काम होता है। एक है अमर चित्रकथा। यदि भारतीय सिनेमा किसी को सीखना है तो अमर चित्रकथा से बड़ा एजुकेशन कुछ नहीं है। यदि अमर चित्रकथा पढ़ ले वो 200, 500, 800, तो उसको सिनेमा, हिंदी सिनेमा समझ में आ जाएगा। क्योंकि हिंदी सिनेमा भी धीरे धीरे कंटेंट छोड़ के टेक्निकल कामों में आना है। क्योंकि हम तो वो काम करते हैं, हमको बोलते हैं जयंत जी आप ये पिलर बना दीजिए, बाल्टी मल्टीपाई हम कर देंगे, आप इसका टेक्सचर, इसका कलर, इसका तो उसका फाइट, ये सब आप बना दीजिए, ये हम कर देंगे। हमारा तो काम वैसे कम हो गया अभी आज की डेट में। ये बना दीजिए, फोरग्राउंड बना दीजिए, बैकग्राउंड में क्या है हमको बता दीजिए, हमको बता दीजिए, तो वो उस तरह का हो गया। और कंटेंट के लेवल पे भी बहुत घचर पचर हो गया, क्योंकि ये आ गया ना सब CG और ये कंप्यूटर ग्राफिक। तो हर को क्या लगता है कि कंप्यूटर ग्राफिक कर देने से कंटेंट बड़ा हो जाता है। असली कंटेंट बड़ा होता है, बाकी तो टेक्निकल चीज़ें हैं। तो लोगों ने कंटेंट पे काम करना छोड़ दिया, टेक्निकल चीज़ों में काम करना ज़्यादा है। मैं कोई होता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम टेक्निकल काम है, मेरा काम बैकग्राउंड बनाना है। मैं कोई होता नहीं हूँ कि उनके कंटेंट पे बात करूँ।
मेरे को 10 लाख रुपए दे रहे हैं यदि किसी फिल्म का 1 महीने के लिए, मैं क्यों बोलूँगा आपकी फिल्म खराब है या अच्छी है। मैं तो अपना काम कर लूँगा, भाई ये बनाना, ये लगा दो, फ्लैक्स में प्रिंट करो, लगा दो, 2 पाम ट्री रख दो, गुलदस्ता रख दो, ये रख दो, ये रख दो, हो गया मेरा काम। पर जब कहीं लगता है, जब हम बोलते हैं, जब क्योंकि फिल्म के शुरू में डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, राइटर होता है, डांस मास्टर होता है, फाइट मास्टर होता है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर होता है, डीओपी, ये पूरी टीम है सिनेमा की। इस पर जब डिस्कशन होता है फिल्म को लेकर, क्योंकि मैं वो आदमी जो बताता हूँ कि यहाँ शूटिंग होगी, ऐसे करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, तो वहाँ कई बार होता है कि आप कंटेंट पे बोल देते हैं ये कंटेंट ठीक नहीं है, चलेगा नहीं, बोल देते हैं, पर हमारा हक नहीं है, हम बोल नहीं सकते। अनरिटन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा अपना कंटेंट के बारे में नहीं है, हमारा टेक्निकल काम के बारे में। तो कई बार हम बोलते नहीं हैं, कई बार बोलते हैं क्योंकि लोग जानते हैं थिएटर करता है इतने साल से, तो पूछ लेते हैं कि जयंत यार फिल्म की स्क्रिप्ट ठीक लग रही है कि कुछ कराएं इसमें, ये भी है। सर ये तो हुई सिनेमा की बात, अब वापस थिएटर की ओर आते हैं और जो भी आपने अनुभव किया है यहाँ पर। यार मेरे लिए तो, मैं ये नाम बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है कि जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फिर टेक्स्ट भी किया कि हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं सत्यदेव दुबे, तो मेरा तो समझ में नहीं आया मेरे को कि सत्यदेव दुबे, जयंत देशमुख। फिर मैंने कुछ लिंक लगाया कि सत्यदेव दुबे बिलासपुर के थे, ठीक है, वो भी छत्तीसगढ़ी आदमी थे, क्योंकि मेरे फ़ोटो के नीचे छत्तीसगढ़ लिखा है। मैं भी छत्तीसगढ़ से सिनेमा में गया, थिएटर और सिनेमा में गया, और दुबे साहब भी वहाँ गए। एक तो ये आश्चर्य की बात थी मेरे लिए कि अच्छा, दूसरा मेरा एक ये था कि यार नाम मैंने बहुत सुना था। फिर एक मेरे दोस्त है मनीष करके, हिसार का है लड़का, वो हिसार में थिएटर करता है, मनीष जोशी, उसका भी प्ले उसने तैयार किया रामायण, और उसका तो वो, उससे मैंने पूछा कि कौन लोग, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। बोले नहीं नहीं, वो प्रॉपर फेस्टिवल करते हैं, प्रॉपर ड्रामा फेस्टिवल करते हैं। फिर मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे को छोटे शहर में और कस्बे में भी यदि बुला लेना कि जयंत आ जाओ यार एक दिन के लिए, तो मैं कुछ सुनूंगा नहीं, सोचूंगा नहीं और चला जाऊँगा। सिनेमा छोड़ के सिनेमा में एडजस्ट कर लूँगा, नहीं नहीं मैं अभी आता हूँ, कल आता हूँ, परसों आता हूँ। मेरे लिए थिएटर प्रायोरिटी है, असली बात। सिनेमा प्रायोरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। सिनेमा मेरा कमर्शियल काम है जो मेरे को इस प्रायोरिटी को जिंदा रखता है। इसलिए छोटे से छोटे शहर में, बड़े से बड़े शहर में यदि किसी ने मुझसे कहा कि जयंत इस प्ले है, शो देखने आ जाओ, मैं शो देखने भी जाता हूँ। ओके। तो फेस्टिवल और अवार्ड वो तो ठीक है, एक अलग बात है, पर मैं शो देखने भी चला जाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ शो देखने, क्योंकि वो थिएटर वो है। और ये राज कला मंच का नाम मैं रियली सुन चुका था, और मैं बार बार, मेरे को समझ भी नहीं आता था कि ये सफ़ीदो और जिंद है क्या। तो मैं अपने जब निकलने वाला था बम्बई से, मैंने कहा ये जगह किधर है, ढूंढो। मेरे असिस्टेंट को बोला ये जिंद किधर है, ये सफ़ीदो किधर है। हरियाणा तो मेरे को इसलिए मालूम था कि मैं दादा लक्ष्मी मैंने की है फिल्म, तो दादा लक्ष्मी के लिए मैं, यशपाल, डीओपी सब आए थे लोकेशन देखने के लिए, तो वो मेरे को मतलब हरियाणा मालूम था। फिर सतीश कौशिक की बहुत सारी फिल्में मैंने की हैं, वो फिर हरियाणा के मेरे ख्याल है वो फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष वगैरह कुछ थे, तो उसके बारे में चर्चा करते थे बॉम्बे में। फिर तीसरा, कुरुक्षेत्र में मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का टेक्निकल वर्कशॉप करने आया था, जो टेक्निकल वर्कशॉप लगाते हैं, सेट डिज़ाइन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने किया था वर्कशॉप। तो मैं कुरुक्षेत्र में आया था, तो उनका वर्कशॉप था कुरुक्षेत्र के बच्चों का सबका। तो मेरे को हरियाणा मेरे दिमाग में ये 3 चीज़ों की वजह से था। और अभी मेरे को और खुशी हुई कि जब उन्होंने गाया, हाँ, जब मेरे को पता चला कि उन्होंने इसमें गाया है दादा लक्ष्मी में, तो मेरे लिए और फिर दूसरी खुशी की बात ये थी कि मेरे दोस्त हैं सतीश दवे, मतलब 71 से हम लोग दोस्त हैं। हम एक वर्कशॉप में थे, M.K. रैना के वर्कशॉप में रायपुर में। तो मैंने कहा यार सतीश को भी मिल रहा है, चलो चलते हैं। और बाकी हमको मालूम नहीं था। कई बार क्या होता है, नए लोगों से मुलाकात, थिएटर के इस तरह के फेस्टिवल, इस तरह की चीज़ों में ना, आप नाम बहुत जानते रहते हैं पर आपसे रूबरू नहीं होते हैं।
तो एक ये भी मेरा ये था दिमाग में कि चलो यार चलते हैं, और मुलाकात भी होगी बहुत सारे लोगों से, नए लोगों से परिचय भी होगा, और हम तो उसी तरह के लोग हैं कि बहुत सारे लोगों से परिचय हो जाए, हरियाणा में भी हो जाए, कहीं और हो जाए। तो ये, और मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ रियली कि एक तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे ये पुरस्कार दिया जाए, पर अब दे दिया है तो ले भी लिया हमने, तो एक तो धन्यवाद है। और मैं चाहता हूँ कि इनके जो प्रोडक्शन है अपने रास कला मंच के, इसको भी मालूम नहीं अभी उसका तकनीकी पक्ष या फाइनेंशियल पक्ष कैसे होगा, तो ये भी बड़े दूसरे शहरों में होना चाहिए। हाँ। जैसे भोपाल में होना चाहिए, जबलपुर में होना चाहिए, जबलपुर में विवेचना का समारोह चल रहा है अभी, भोपाल में होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे सेंटर्स तो हैं पूरे हिंदुस्तान में, रायपुर में होना चाहिए। बिल्कुल। तो कुछ कि वो ये होता है, इंटर एक्सचेंज होना चाहिए कि तुम लोग आ जाओ, हम लोग तुमको बुला लेते, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नया काम देखने को मिलता है, वो आसपास सबको समझ आता है। हाँ, हमको पता तो चलता है ना कि यहाँ भी एक्टर है, यहाँ भी एक्टर है। तो इसलिए ऐसा कुछ इंटर एक्सचेंज होना चाहिए सब लोगों का, मतलब। और इसीलिए वो हर प्रदेश में यदि रंगमंडल वो बन गया ड्रामा स्कूल, तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और इन सारे ड्रामा स्कूल से जो हम बात कर रहे थे आज, के सारे ड्रामा स्कूल से जो 30-40 लोग निकलेंगे, उसको पढ़ाओ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, बोलो कि देश के सारे बेस्ट लोग हैं। फिर हर बच्चा मुंबई की ट्रेन नहीं पकड़ेगा। ये तो अभी मनुष्य स्वभाव है, 4 नाटक करने के बाद डायरेक्टर हो जाता है, 3 नाटक करने के बाद एक्टर हो जाता है। अब उसको क्या कर सकते हैं, जब उसको सिखाना पड़ेगा ना, आपको उसको बताना पड़ेगा कि तू नहीं है अभी एक्टर, पकड़ के रखना पड़ेगा। जब थिएटर को कॉमर्शलाइज करने की जब पढ़ाई शुरू होगी तो शायद ये सब चीजें समझ आएंगी। अरे पर प्ले तो अभी भी कमर्शियल है ना, मेरे को ये समझ में नहीं आया आज तक कि कमर्शियल और आर्टिस्ट ये क्या है, आर्ट। अरे सारा प्ले कमर्शियल है, आप टिकट लगाओ, सिर्फ जिम्मेदारी आपकी है कि वो नाटक अच्छा होना चाहिए। टिकट लगा रहे हो तो नाटक अच्छा होना चाहिए, लोग गाली देते वापस नहीं जाना चाहिए। सारे वो प्ले कर रहे हो आप, जो कमर्शियल प्ले मुंबई में मराठी के, बड़े बड़े कमर्शियल प्ले जो मुंबई में कमर्शियल प्ले मराठी के, वो हिंदी में ट्रांसलेट करके आप कर रहे, काशी राम, सखा राम, सब कमर्शियल प्ले वहां। अंधायुग कमर्शियल प्ले क्यों नहीं हो सकता? सकाराम बाइंडर या जो भी प्ले है क्यों नहीं हो सकता? उसमें टिकट लगाने की जरूरत है, और टिकट लगाएंगे तो अच्छा करने की जिम्मेदारी हमारी है। नहीं तो हम नए आदमी को पकड़ लाएंगे, वो नाटक देखेगा और नाटक वालों को गाली देके वापस चला जाएगा, पैसा तो दे देगा आपको। ये जिम्मेदारी कमर्शियल नाटकों की जिम्मेदारी ये है कि आपका नाटक इतना बढ़िया होना चाहिए कि नेक्स्ट बार आप अनाउंस करो, लोग आ जाना चाहिए, ये होना चाहिए। ये मेरी समझ है या मेरी मानना है। नहीं सर, बिल्कुल जो आपकी समझ है बिल्कुल सही है, और हो सकता है जो लोग सिस्टम में होंगे वो इस समझ की तरफ ध्यान दे और कुछ काम करे इस चीज को लेके। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी समय का थोड़ा अभाव और ना विस्तार से। अरे कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है मैंने तो ज्यादा बोल दिया, इतना बोलना ही नहीं चाहिए था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।